अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल हैं आप सब? खैर आफियत से हैं। हम आज के लेक्चर में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन की, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के और पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे बॉडी में किस तरीके से डाइजेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर बात करें, तो जो कि अगर आपको याद होगा तो हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहे थे कि मोनोसेचराइड और डाइसेचराइड होते हैं, जबकि उसमें अगर दूसरी किस्म जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की है वो ओलिगोसेचराइड और पॉलीसेचराइड के ऊपर मुश्तमिल होती है। अगर इसके कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करें तो जो स्टार्च या ग्लाइकोजन की सूरत में जो होते हैं उसके ऊपर स्लाइवरी एमिलेज जब एक्ट करते हैं तो वो डाइसेचराइड में कन्वर्ट होते हैं, और डाइसेचराइड आगे चल के मोनोसेचराइड में कन्वर्ट होके फिर ये आपके बॉडी का जुज़्व बदन बनते हैं, ग्लूकोज या ग्लूकोज फ्रक्टोज की सूरत में या ग्लूकोज ग्लैक्टोज की सूरत में। अगर हम देखें तो डाइसेचराइड्स एंड स्टार्च आर डाइजेस्टेड टू द मोनोसेचराइड, कि ये सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे, वो चाहे पॉलीसेचराइड हो, चाहे वो डाइसेचराइड हो या ओलिगोसेचराइड हो। मोनोसेचराइड्स आर इजीली एब्जॉर्ब्ड। इसी तरीके से जबकि फाइबर्स की बात करें तो फाइबर पासिस थ्रू दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अनडाइजेस्टेड, के वो उनकी डाइजेशन नहीं होती क्योंकि वो फाइबर जो होते हैं वो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर माउथ में इनकी बात करें कि किस तरीके से इनकी डाइजेशन होती है, तो सलाइवा कंटेन्स एमिलेज। एक सलाइवा में एंजाइम होता है वो जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद देता है। एंजाइम्स की बात करें तो तीन किस्म के एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन प्रोसेस में अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ होते हैं दोज आर कॉल्ड एमिलेज, और जो प्रोटीन के लिए यूज़ होते हैं उनके लिए हम प्रोटेज का वर्ड यूज़ करते हैं, और लिपिड्स या फैट्स के लिए हम लाइपेज का वर्ड यूज़ करते हैं एंजाइम्स के लिए। सलाइवा कन्वर्ट्स द पॉलीसेचराइड या स्टार्च इनटू द ओलिगोसेचराइड, और ओलिगोसेचराइड्स में और फिर माल्टोज में और फिर ग्लूकोज में। ब्रोकन डाउन बाय द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, के हाइड्रोलिसिस के पानी की मौजूदगी में जो है वो वाला रिएक्शन जो है उसके लिए वर्ड हम हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। एमिलेज, जैसे कि मैंने कहा कि ये वो एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में मदद देते हैं। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू नो कि किस तरीके से एमिलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में मदद देते हैं, उसके लिए ये समझना ज़रूरी है। एमिलेज जो है हम कहते हैं कि इट्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन द स्टार्च इन फूड, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल, द एंजाइम इज मेड इन टू प्लेसेस, कि ये हमारे जिस्म में दो जगह के ऊपर एमिलेज जो है उसकी वर्किंग होती है, एक हमारे पेंक्रियाज के ज़रिए और एक मुंह के ज़रिए, जिसमें कि पहले जो है उसमें हम मुंह में के ज़रिए जो कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं इन योर माउथ मेक स्लाइवरी एमिलेज, कि वो स्लाइवरी एमिलेज बनाते हैं, और उसकी वजह से आपका स्टार्च की जो आपकी या कार्बोहाइड्रेट्स की जो ब्रेक डाउन है वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाती है, और इसी वजह से इसको हम प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसका टूटना और इसका हज़म होने का प्रोसेस फौरी स्टार्ट भी हो जाता है और ईजी भी होता है। Which begins the digestive process by breaking down starch when you chew your food, converting it into the maltose, a smaller carbohydrate. When starchy food like rice or potatoes begin break down in your mouth, you might detect the slightly sweet taste as maltose is released. कि आपको उसकी टेस्ट मीठा टाइप फील होता है। सेल इन योर पेंक्रियाज मेक अनदर टाइप ऑफ एमिलेज, कि एक तो हमने कहा कि आपके एमिलेज जो हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड बनाते हैं जो मुंह से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टमक से जाके खुराक जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पे पेंक्रियाटिक एमिलेज जो हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है।
So another type of amylase called pancreatic amylase, which passes through the duct to reach your small intestine. Pancreatic amylase completes the carbohydrate digestion, producing glucose, a small molecule that is absorbed into your blood and carried throughout your body. कि ये उसको simplest form में जो pancreatic amylase होते हैं वो simplest form में उसको break down करके आपके बॉडी का जुज़्व बदन बना देते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो है ग्लूकोज, जो कि हमने बात की थी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। सो उसके ये तरीकाकार है आपके एंजाइमेटिक फंक्शन के ज़रिए किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में डाइजेशन उसका प्रोसेस होता है। तो जब स्टमक की बात करें तो जब आपके स्टमक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो स्लाइवरी एमिलेज जो कंटिन्यू टू एक्ट on carbohydrates until it is inactivated by the acidic environment of the stomach। कि जब ये खुराक आपके एसोफेगस से होती है स्टमक में जाती है तो फिर ये जो स्लाइवरी एमिलेज का जो फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो इसका एसिडिक एनवायरनमेंट जो है स्टमक का, जो कि हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से है, उसकी वजह से ये फिर इसके ऊपर प्रोसेस और इनएक्टिवेट हो जाता है। सो नो सिग्निफिकेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक। और उसके बाद विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जब जाते हैं तो फिर जैसे कि हमने एमिलेज में अभी देख के आए कि किस तरीके से एमिलेज की फंक्शनिंग होती है पैंक्रियाटिक एमिलेज की। सो पैंक्रियाटिक एमिलेज कन्वर्ट्स द ओलिगोसैचराइड टू डाइसैचराइड, कि वो डाइसैचराइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें कि उसके जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है। सो इंटेस्टाइनल सेल से रिलीज़ होते हैं कि वो डाइसैचराइड जो हैं वो हम पढ़ के आए हुए हैं कि माल्टोज है, लैक्टोज है और सक्रोज है। सो इंटेस्टाइनी सेल से जो है 3 एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो कि ये ओलिगोसैचराइड जो हैं जो डाइसैचराइड में कन्वर्ट हुए थे उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, वो 3 एंजाइम माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज और सक्रोज को तोड़ने के लिए सक्रेज। सो इस तरीके से फिर इनकी डाइजेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो मोनोसेचराइड की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द ड्यूडेनम, वो उसकी ड्यूडेनम में हो जाती है उसकी एब्जॉर्प्शन, वाइल ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, वाइल द फ्रक्टोज बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट होती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स की ऑब्जॉर्प्शन के लिए पोर्टल वेन का यूज़ होता है। पोर्टल वेन की अगर बात करें तो पोर्टल वेन हम कहते हैं कि दैट इज़ अ वेन कन्वेइंग ब्लड टू द लिवर फ्रॉम द स्प्लीन, स्टमक, पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स, के इंटेस्टाइन से, स्प्लीन से, स्टमक से और पेंक्रियाज से जो लिवर को ब्लड सप्लाई करती है उसके लिए हम पोर्टल वेन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो पोर्टल वेन ट्रांसपोर्ट्स एब्जॉर्ब्ड मोनोसेचराइड टू दी लिवर, कि वहाँ से ये लिवर में जाते हैं मोनोसेचराइड, और लिवर फिर क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म देम टू ग्लूकोज, को उनको ग्लूकोज में तब्दील करता है और रिलीज देम बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। सो स्टोर इट एज ग्लाइकोजन, जो कि बच जाती है, जो कि इजाफी यूजेज के बाद तो वो आपके ग्लाइकोजन के स्टोर के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने देखा कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की आपके बॉडी में डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। इसमें अक्सर एक्सपोर्ट्स इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में एक टर्म को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स की अगर बात करें तो इट इज़ ए स्केल, ये वो स्केल है। स्केल अक्सर आपने देखा होगा, स्केल मेजर करने के लिए पैमाने का, जिसको हम वर्ड बोलते हैं, पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। सो ए स्केल दैट रैंक्स कार्बोहाइड्रेट्स बाय हाउ मच दे रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल कंपेयर टू ए रेफरेंस्ड फूड, कि किसी भी रेफरेंस्ड फूड की जिसको आप ग्लूकोज के साथ कंपेयर करें और उसके साथ आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ता है। ग्लूकोज के साथ इस वजह से हम इसको कंपेयर करते हैं कि ग्लूकोज की रेफरेंस वैल्यू 100% है, तो उसके साथ ग्लूकोज के खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है 100% राइज करता है। तो ग्लूकोज के साथ फिर हम दूसरी जो भी चीज़ खाएं, आप आलू खाएं, चावल खाएं, कोई दाल खाएं, उसके साथ आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रेज करता है, उस रेफरेंस वैल्यू के साथ हम उसको मेजर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइसीमिक इंडेक्स।
ग्लाइसीमिक का मतलब है मीठा, या दूसरे मायने में ग्लूकोज से निकला है इंडेक्स के किस तरीके से आपका ग्लूकोज लेवल की फ्लक्चुएशन होती है, या दूसरे मायनों में उसकी नंबरिंग किस तरीके से होती है. सो द ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज़ अ रैंकिंग सिस्टम फॉर carbohydrates based on their immediate effect on blood glucose level. It compares the rise in blood sugar and consuming a specific carbohydrate to the rise after the consuming a standard reference food, typically either glucose or white bread. Food are scored on a scale of 0 to 100. So ranks food according to blood glucose कि कितना blood glucose level हाई जाता है. तो इसको अक्सर हम कहते हैं कि जैसे कि बताया कि ग्लूकोज का 100% है इसका ब्लड शुगर लेवल के इसका रेज होना. तो इसके साथ जब आप कंपेयर करते हैं 100 के स्कोर के ऊपर, तो वो वाली फूड जिनका रिजल्ट्स आपके लेस देन या इक्वल टू 55 के ऊपर आएँ, तो ऐसी फूड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दे आर ऑफ लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड. जबकि वो वाली फूड जिनका आपका वैल्यूज़ जो होती हैं वो 56 से 69 के दरमियान आए, तो ऐसी फूड्स को हम कहते हैं दीज आर ऑफ मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड. जबकि 70 या 70 से ज़ायद अगर रेफरेंस वैल्यू हो, तो उसके लिए हम कहते हैं हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड. और इनका पता होना, ग्लाइसीमिक इंडेक्स का पता होना हमें बड़ा ज़रूरी है. ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी और स्पोर्टिंग लाइफ में बड़ा हेल्प करता है, जो कि हम आगे चल के बात भी करेंगे. सो अगर आप ग्लाइसीमिक इंडेक्स को समझना चाहते हैं तो सिंपल कि इट इज़ अ स्केल कि जिसको आप रेफरेंस फूड्स को आप ब्लड ग्लूकोज रेज होने के साथ जो है कंपेयर करते हैं, और वो जो रेफरेंस फूड जो जिसके साथ इसको कंपेयर करते हैं वो ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज के साथ 100% आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होता है. सो वो वाली फूड जिनको कि हम लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड करते हैं, वो हम कहते हैं कि अप टू 55 इक्वल टू या लेस देन 55 जिनका स्कोर होता है. सो दीज काज ए स्लो ग्रेजुअल इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही गिराती हैं. जबकि मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड वो हैं जो कि 56 टू 69 जिनकी वैल्यू होती है, और ये हम कहते हैं कि ये काज ए मॉडरेट इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि ये थोड़ा सा लो से ज़्यादा पेस के ऊपर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगी, मगर उसी हिसाब से फिर नीचे भी उसी पेस से आएंगी. तो इसमें अगर आप देखें तो होल व्हीट प्रोडक्ट्स हैं, ब्राउन राइस हैं, स्वीट पोटैटोज एंड सर्टन फ्रूट्स लाइक बनानास. जबकि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड की बात करें तो ये जिनकी वैल्यू 70 टू 100 अगर हम बात करें, तो वो वाली फूड्स जो हैं वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड हैं, और ये दीज काज अ रैपिड स्पाइक इन ब्लड ग्लूकोज लेवल. मगर वो जैसे हम कहते हैं द हायर यू गो हार्डर यू फॉल, के उसी तरीके से स्पीड के साथ जाती हैं, तो फिर स्पीड के साथ ही ये इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे भी आता है. सो दीज काज अ रैपिड स्पाइक इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसे कि वाइट ब्रेड है, वाइट राइस हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, कैंडीज़ एंड मैनी प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं वो इसमें आती हैं. सो जब भी हमने कोई भी स्पोर्ट्स जो कि अगर हमने वो खेलनी है थोड़े अरसे के लिए, तो उसके लिए हमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड को यूज़ करनी चाहिए. जैसे कोई 5 सेकंड का इवेंट है, कोई 10 सेकंड का इवेंट है, जितने थ्रोज़ हैं, जंप्स हैं, वेट लिफ्टिंग है. इसी तरीके से कोई वो वाली स्पोर्ट्स जिसमें कि हमने मॉडरेट लेवल का इस्तेमाल करना है, तो वो मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स का फूड इस्तेमाल करते हैं. और जो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की स्पोर्ट्स है, तो फिर उसमें हम लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड का इस्तेमाल करते हैं. सो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड जो है वो हमें हेल्प देता है, ना सिर्फ कॉमन लाइफ की एक्टिविटीज़ में किस तरीके से हमें कार्बोहाइड्रेट्स का चुनाव करना चाहिए, बल्कि स्पोर्ट्स में भी ये हमें हेल्प करता है. ग्लाइसीमिक इंडेक्स की हमने 3 कैटेगरीज देखी कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है. मगर कोई ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, तो बिल्कुल हैं. उसमें हम कहते हैं दीज आर अबाउट 6 फैक्टर्स जो कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स के ऊपर वो इफ़ेक्ट करते हैं आपके ग्लाइसीमिक इंडेक्स को. और सेवरल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ फूड. और उसमें सबसे पहली अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि आप किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. मोनोसेचराइड,
disaccharide या polysaccharide. So simple sugar usually have a higher glycemic index than the complex carbohydrates. जबकि फाइबर कंटेंट उसमें कितना है, जितना ज़्यादा फाइबर कंटेंट होगा उतना ही वो वाला जो है वो वाली फूड जो होगी वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होगी. So high fiber foods tend to have a lower glycemic index because fiber slows the digestion and absorption. इसके अलावा राइपनेस हम कहते हैं कि कोई फल कितना पका हुआ है. तो रिपनेस की अगर बात करें या राइपनेस की बात करें तो रिपर फ्रूट्स टेंड टू हैव अ हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बिकम्स मोर रेडिली डाइजेस्टेबल. कि जो फल सही तरीके से पका होता है वो हम कहते हैं कि इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है निस्बतन उसके कि जो अभी पूरी तरह नहीं पका हुआ. इसके अलावा प्रोसेसिंग कि वो चीज़ें जिनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड ऑन करके प्रोसेस करके बनाई जाती हैं उसका भी कार्बोहाइड्रेट्स की जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है. सो processed food typically have the higher glycemic index as processing breaks down fiber and other structures that slow the carbohydrate absorption. इसके अलावा कुकिंग मेथड, आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा पकाते जाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा हायर साइड पे जाना शुरू हो जाता है. लाइक वाइज कुकिंग कैन अल्टर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड. फॉर इंस्टेंस जैसे कि अल डेंटे जो कि हम कहते हैं कि लेस कुक पास्ता है उसको अगर आप लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका होता है जो कि ज़्यादा सही तरीके से पास्ता जो बना हुआ है. जबकि फ़ैट एंड प्रोटीन कंटेंट, जितने ज़्यादा फ़ैट और प्रोटीन वाले कंटेंट होंगे उनका हम कहते हैं कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लोअर करती जाएगी वो वाली फूड. सो इन मील्स हाई इन फैट और प्रोटीन कैन स्लो द कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन और लोअर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो वो जितनी आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का यूजेज होगा उतना ही इसकी हम कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने के चांसेस हैं. सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की क्या अफादियत क्या है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्यों पता होना चाहिए. तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन के तौर के ऊपर भी और कॉमन पर्सन के तौर के ऊपर भी इट विल हेल्प यू अ लॉट. जैसे कि डायबिटीज़ मैनेज करना चाहते हैं आप, वो लोग जो टाइप 1 या टाइप 2 की शुगर के मरीज़ हैं तो उसमें ये बड़ी हेल्पफुल है कि आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता होगा. तो आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड खाएंगे और आपको हाइपर ग्लाइसीमिया होने के फिर कम से कम चांसेस होते हैं. सो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता डाउन जाए, आपकी कंडीशन जो है वो फिर स्टेबल रहती है और यू कैन मैनेज योर डायबिटीज़. इसी तरीके से वेट मैनेजमेंट, जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कैन हेल्प टू कंट्रोल योर एपिटाइट एंड डिले द हंगर बाय प्रोवाइडिंग अ मोर सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज. जबकि हार्ट हेल्थ की बात करें तो साइंटिफिक स्टडीज हैव कंसिस्टेंटली शोन दैट द डाइट रिच इन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कैन सिग्निफिकेंटली improve cholesterol level, thereby reducing the risk of heart disease and promoting heart health. कि आपकी हार्ट हेल्थ फिर अच्छी रहती है अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड का इस्तेमाल करेंगे. अदरवाइज़ वरना आपके ट्राइग्लाइसराइड ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आप हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ बन सकते हैं अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जैसे कि मैंने कहा एथलीट में यूज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स टू चूज़ अप्रोप्रिएट फूड फॉर प्री एक्सरसाइजिंग एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड्योरेंस एंड पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी. कि आपने दौरान एक्सरसाइज क्या खाना है या स्पोर्ट्स क्या खाना है, बिफोर क्या खाना है और आफ्टर क्या खाना है. इसके आपको अफादियत के आप अगर कोई भी इवेंट अगर शॉर्टर ड्यूरेशन का है तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे और अगर लॉन्गर ड्यूरेशन का है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएंगे या हम कहते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें. प्रैक्टिकल टिप्स की अगर हम इसमें बात करें सो चूज़ ट्राई टू गो फॉर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्योंकि ये इनकारपोरेट मोर होल ग्रेन लेग्यूम्स फ्रूट्स एंड नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स. कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड शुगर लेवल बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता लो हो और आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे. इसके अलावा कंबाइंड फूड करें, कोशिश करें कि दोनों का मिक्सचर कर लें सिंपल और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का. ये नहीं कि सिर्फ एक को ही आप चूज़ करें. मॉनिटर पोर्शंस के आपने जो भी खा रहे हैं उसको देखें कि कौन सी चीज़ खा रहे हैं और जितना पोर्शन आपको जिस डाइट से लेना है
सिंपल से लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स से, मॉडरेट ग्लाइसीमिक इंडेक्स से और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स के उसके मुताबिक रहें। सो बी माइंडफुल ऑफ सर्विंग साइज टू मैनेज द ग्लाइसीमिक लोड ऑफ मील्स। आगे हम बात करेंगे ग्लाइसीमिक लोड में, तो उसमें आपको इसका भी पता चलेगा। सो कंसिडर ओवरऑल डाइट। So balance the glycemic index with other nutritional factors such as vitamins, minerals and overall calories intake के डाइट को बैलेंस रखने के लिए आप इसका सही प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट विद द अदर न्यूट्रिशनल nutrients likewise vitamins, mineral or overall calories intake. So by understanding this glycemic index and utilizing of glycemic index, individual can make more informed dietary choices to support their health and wellness. ये तो हमने बात की थी ग्लाइसीमिक इंडेक्स की। इसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइसीमिक लोड। ग्लाइसीमिक लोड की बात करें तो ये स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डाइट, ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो हमें ओवरऑल बताता है। जब हम ग्लाइसीमिक लोड की बात करते हैं तो ये भी स्केल एक्चुअली यही बता रहा होता है कि किसके साथ आपका ब्लड शुगर लेवल कितना हायर होगा, मगर ये एक स्पेसिफिक पोर्शन का फिर बताता है। सो ग्लाइसीमिक लोड एडजस्ट ग्लाइसीमिक इंडेक्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम्ड इन अ टिपिकल सर्विंग ऑफ द फूड। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो आपने सारे दिन में जितना कर लिया, मगर आपने दोपहर में जो खाया या एक रोटी खाई तो उसके साथ क्या कितना ग्लाइसीमिक लोड बना, या उसके साथ आपका ब्लड शुगर किस तरीके से गया, ये हम ग्लाइसीमिक लोड इस तरीके से उसके साथ हम एडजस्ट करते हैं। सो वाइल द ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज़ यूजफुल, इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन टिपिकल सर्विंग। ये है तो बड़ा अच्छा ग्लाइसीमिक इंडेक्स, मगर ये हमें एक पोर्शन के एक टाइम के ऊपर मैंने एक प्लेट चावल खाई, 2 सेब खा लिए, तो उसमें क्या मेरी पोजीशन रही, ये चीज़ वो नहीं बता सकता। सो उसके लिए हम ग्लाइसीमिक लोड से हेल्प लेते हैं। सो टू एड्रेस दिस द कंसेप्ट ऑफ ग्लाइसीमिक लोड वाज इंट्रोड्यूस। ग्लाइसीमिक लोड किस तरीके से मालूम करते हैं, तो इट्स सिंपलेस्ट ऑफ फार्मूला है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स के कंटेंट्स हैं ग्राम्स में पता हो, उसको 100 से डिवाइड कर लें तो ये आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लाइकवाइज जैसे कि अगर हम मालूम करना चाहें कि ग्लाइसीमिक लोड ऑफ एन एप्पल, कि एक एप्पल का ग्लाइसीमिक लोड कितना है, तो बड़ा सिंपल है कि उसके पहले ग्लाइसीमिक इंडेक्स देखें जो कि 40 होता है, उसको 100 से डिवाइड कर लें और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें जितने ग्राम का वो एप्पल है। लेट्स सपोज 15 ग्राम का एप्पल है, तो इसका मतलब है ग्लाइसीमिक लोड 6 ग्राम आ गया आपका। सो अगर ग्लाइसीमिक लोड की बात करें तो इंडिविजुअल फूड पोर्शन सिर्फ एक वक़्त के ऊपर आप कितनी खुराक में कोई चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी भी 3 लिमिट्स हैं। लो है, मॉडरेट है एंड हाई है, कि 0 से 10 तक अगर वैल्यू है तो उसको हम कहते हैं कि ये लो ग्लाइसीमिक लोड है, और अगर 11 से 19 है तो दैट इज़ मॉडरेट, और अगर 20 प्लस है तो ये हाई है। मगर अगर इसी को सारे दिन पे होल डे पे ले जाएं तो वो लो की वैल्यूज़ जो होती हैं लेस देन 80 है, जबकि मॉडरेट अप टू 100 है, जबकि हाई की बात करें तो दैट इज़ ग्रेटर देन 120। सो इस तरीके से आप एक वक्त में कितनी खुराक में क्या चीज़ लेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज कैसे जाएगा, और एक पूरे दिन में लेंगे तो किस तरीके से जाएगा, ग्लाइसीमिक लोड के साथ आप इन चीज़ों से आशना हो सकते हैं। सो द ग्लाइसीमिक लोड गिव्स अ मोर प्रैक्टिकल मेजर ऑफ हाउ अ टिपिकल फूड सर्विंग अफेक्ट्स द ब्लड शुगर लेवल। सो ग्लाइसीमिक लोड और ग्लाइसीमिक इंडेक्स को अगर आपस में कंपेयर करें तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो रैंक करता है कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन देयर इमीडिएट ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स, कि आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो उसके साथ आपका ब्लड ग्लूकोज फौरी तौर के ऊपर किस तरीके से उसने रिस्पॉन्स दिया, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइसीमिक इंडेक्स। या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि ये ग्लाइसीमिक क्वालिटी को चेक करता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ये क्वालिटी ऑफ फूड को चेक करता है, जबकि ग्लाइसीमिक लोड जो है ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को चेक करता है कि कितना खाया और उसके साथ कितना राइज हुआ।
जबकि उसमें सिर्फ ये पता चलता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स में कि कितना राइज हुआ। सो glycemic load helps to predict blood glucose response to the specific amount of specific carbohydrate food. So we can say glycemic load में ग्लाइसीमिक जो है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बताता है ग्लाइसीमिक लोड, जबकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स में सिर्फ ग्लाइसीमिक क्वालिटी बताई जाती है। सो कब हमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट while you are using carbohydrates because it is the preferred and primary source of energy. So before exercise अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लो glycemic load के carbohydrates should be eaten, particularly before prolonged exercise के अगर आपका exercise duration more than 90 minutes है, so to promote sustain carbohydrate availability कि आपको carbohydrate मिलते रहें लगातार। जबकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो मॉडरेट टू हाई ग्लाइसीमिक लोड कार्बोहाइड्रेट्स फूड और ड्रिंक्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो वो वाले जो कि मॉडरेट से हायर ग्लाइसीमिक लोड के जो हैं फूड्स आर्टिकल्स वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आफ्टर एक्सरसाइज अगर बात करें तो हाई ग्लाइसीमिक लोड के कार्बोहाइड्रेट्स फॉर ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस के, जो ग्लाइकोजन के आपके स्टोर्स ख़त्म हो चुके हैं उनको दोबारा से रीसिंथेसिस करने के लिए, उनको दोबारा से रिप्लेनिश करने के लिए आप हाई ग्लाइसीमिक लोड फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में it's quite evident and quite important to how use glycemic load and glycemic index foods. So इसका इस्तेमाल करते वक्त आप इन चीज़ों का ख्याल रखें जब भी स्पोर्ट्स में बात करें। ग्लूकोज की अगर बात करें तो या कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, जैसे ये पूरे बॉडी को एनर्जी देते हैं उसी तरीके से अगर हम ये हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम का भी, हमारा जो ब्रेन का भी फ्यूल जो है वो हम कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। और कार्बोहाइड्रेट्स में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज इज़ द फ्यूल ऑफ आवर ब्रेन। सो ये अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में तो ये एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट्स और सिंथेसिस का फंक्शन भी ये कार्बोहाइड्रेट करते हैं। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिज्म इनटू द ब्रेन आर क्रिटिकल फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस के, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बनने के लिए भी इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड ओवरऑल ब्रेन हेल्थ के लिए ये हेल्प आउट करता है ग्लूकोज। इसी तरीके से डिसरेगुलेशन इफ़ेक्ट के अगर ग्लूकोज की जो है इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए, सो बोथ लो एंड हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया दोनों की सूरत में ब्लड ग्लूकोज लेवल कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द नर्वस सिस्टम। दोनों सूरतों में आपके ब्रेन की वर्किंग फिर उस तरीके से सही नहीं रहती। तो ये डिसरेगुलेशन इफ़ेक्ट होता है कि अगर आप ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं करते या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, आपका फिर CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है फिर उस तरीके से वर्किंग नहीं करता। सो पोटेंशियली लीडिंग टू कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत फिर उसमें वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा न्यूरोपैथी के चांसेस होते हैं। सो जिसमें कि हम कहते हैं कि कोई नर्व डैमेज वो हो जाए और उसकी वजह से पेन हो या वीकनेस या नंबनेस और टिंजलिंग इन वन और मोर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड अदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ में भी इसी तरीके से फिर प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा ग्लूकोज हेल्प आउट करता है होम्योस्टेसिस के लिए। होम्योस्टेसिस की अगर बात करें, सो द ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज लेवल टू एंश्योर अ स्टेडी सप्लाई विच इज़ क्रूशल फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। सो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नर्वस सिस्टम की और उसको बैलेंस या ऑप्टिमम लेवल के ऊपर हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग रहे, उसके लिए ग्लूकोज इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट ओनली फॉर जनरल बॉडी पर्पस, इसकी इम्पोर्टेंस को देखा जाए, बल्कि ये हमारे ब्रेन की वर्किंग या नर्वस सिस्टम की वर्किंग के लिए भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है।
थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स को और एक्सप्लोर करेंगे मुख्तलिफ़ एंगल से, और ये भी देखेंगे कि स्पोर्ट्स में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इस मैसेज के साथ अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिएगा।